सबसे पहली बात यह है कि एक टाशी ओनो जापान के एक क्वालिटी गुरु थे, इनका कहना था कैन यू प्लीज डू एन आवर्स वर्क जॉब इन अ डे। क्या आप सारे दिन में 1 घंटे का भी काम करते हैं जो जरूरी हो, जो वैल्यू एडेड हो, जिससे कंपनी को और आपको फायदा हो। हम बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे करते हैं कि जिसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, या रिपीटेड काम कर रहे होते हैं, या ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को भी दे दें तो वो काम कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे काम छोटे मोटे कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम मसरूफ तो नजर आते हैं, बट डूइंग नथिंग वाली बात होती है, लुकिंग बिजी एंड डूइंग नथिंग वाली बात हो जाती है। तो इसके अंदर वो कहता है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो हैं, जिसका कस्टमर हमें कोई पैसे नहीं देता, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता, उनका कोई फायदा नहीं होता, सो दे आर एड अप टू द कॉस्ट, ये कॉस्ट के साथ एड अप हो जाती है। तो हमें अपने काम के अंदर देखना होगा कि हम सारा दिन जो काम कर दें उससे हमारे ज़ात को पर्सनल ग्रोथ के हवाले से और कंपनी को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, किस चीज का कंपनी को फायदा हो रहा है और किस चीज का कंपनी को फायदा नहीं हो रहा। जो छोटे छोटे काम है, जो पेटी काम है, जो बहुत सारे ट्रिवियल प्राइवेट काम है, उसको हम ना करें। बिजनेस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, बिजनेस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, या तो वैल्यू एड करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी हमारा काम होते हैं, उसके अंदर या तो हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करते हैं, वो एक्टिविटीज जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और जिसके कस्टमर हमें पैसे देता है, या फिर हम वेस्ट को जनरेट करते हैं। जापान इसको मुदा कहता है, नॉन वैल्यू एडेड आइटम। मुदा मीन्स नॉन वैल्यू एडेड आइटम, जिसका कोई फायदा नहीं होता। वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें देखना होगा कि जिनका कोई फायदा नहीं होता, जिसके कस्टमर हमें पैसे नहीं देता। तो हम जो भी काम करते हैं सारा दिन में, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर कुछ तो वैल्यू एडेड काम होता है जिससे वैल्यू होती है, जिससे वो कस्टमर पैसे देता है। कुछ नॉन वैल्यू एडेड काम होता है, जैसे कोई डिफेक्ट हो गया, कोई रीवर्क हो गया, कोई माल वैसे ही पड़ा रहा, इन्वेस्टमेंट हमारी ब्लॉक हुई, इसके तो कस्टमर पैसे नहीं देता ना। हमारी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, कई कई दिन तक पड़ी हुई है, तो इसमें जो हमारे पैसे ब्लॉक हुए, कस्टमर उसके पैसे तो नहीं देता ना। तो इस वजह से हमें देखना होगा कि जिन चीजों के कस्टमर पैसे देता है वही काम हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और हमारी फैक्ट्री में होने चाहिए। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू स्ट्रीम की तरफ बात करते हैं, यानी वो काम जो वैल्यू वाले होते हैं, जिनकी वर्थ होती है, जिनका फायदा होता है, जिसके कस्टमर हमें पैसे देता है। ये जो अगर हम बिजनेस के अंदर देखें तो ये बिजनेस के मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, कंपनी के, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। हम सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ों को हमें उसके अंदर इनपुट के अंदर लाते हैं, जैसे बिजली, गैस, पानी और इस तरह की चीज़ें, और कुछ एक्सेसरीज हैं, वो सारी चीज़ें हम इनपुट करते हैं और फिर पहला प्रोसेस हम उसके ऊपर करते हैं। इस प्रोसेस के बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वैल्यू एडेड होती हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाती हैं सेकंड प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। कुछ चीजें वेस्ट होती हैं, जो बेकार होती हैं, जिसको जो जाय हो जाती हैं, जो हमारी एफर्ट जाय हो जाती हैं, वो हमारी रिसोर्सेज जो जाय हो जाती हैं वो हमारी वेस्ट हो गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर वेस्टफुल प्रोडक्ट भी हो सकती है, प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, हमारी वर्किंग का स्टाइल भी हो सकता है जिसका कोई फायदा नहीं हो, और सर्विसेज भी हो सकती हैं कि जिसका कस्टमर हमें कोई पैसा नहीं देता, जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। उसके बाद फिर प्रोसेस 2 होता है, इसके अंदर फिर मजीद वेस्टेजेस भी आ जाती हैं इसी किस्म की, और उसके बाद कुछ वैल्यू एडेड होता है। ये काम जो वैल्यू एडिशन हो गया ये प्रोसेस 3 के अंदर चला गया, फिर प्रोसेस 3 से प्रोसेस 4 में चला गया। जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के हमारे सर्किल साइकिल्स हैं, वो कंप्लीट होने के बाद फिर ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट बनती है जो कस्टमर को चले जाती है, जिसके कस्टमर हमें पैसे देता है। तो हर स्टेज के ऊपर हमारी वेस्टेजेस आती हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की हो, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज की हो, चाहे वो मशीन के ब्रेकडाउन या वेस्टेजेस हो, किसी चीज की भी ब्रेकडाउन या वेस्टेजेस हो, तो वो हमारी हर स्टेज के ऊपर होती है जिसका हमें कस्टमर कोई पैसा नहीं देता।
तो हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। अब उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से हम बात करते हैं कि वेस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इसका हमारे ऊपर, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, हमारी कॉस्ट के ऊपर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है। तो एवरी बिजनेस एक्टिविटी एब्जॉर्ब रिसोर्सेज। जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, कोई काम भी है, उसमें रिसोर्सेज एब्जॉर्ब करेगा। या मटेरियल होगा, मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल होगा, या उसके अंदर जो है वो बिजली, गैस, पानी इस्तेमाल होगा, या ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल होगी, या मशीन की रिसोर्स हमारी उसके अंदर इस्तेमाल होगी, या पैसे इस्तेमाल होंगे। ये सारी रिसोर्सेज हमारी जो है ये हमारे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं। जो भी हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की हो, उसके अंदर होती है। और हर रिसोर्स की एक कॉस्ट है ना, हर रिसोर्स के पैसे हमें पे करने पड़ते हैं, हर रिसोर्स की एक वैल्यू और बढ़। सो जो चीज जाए हो गई उसकी भी तो वैल्यू है ना, उसकी भी तो वर्थ है ना, वो एड ऑन होती जाएगी फिनिश गुड्स के ऊपर। तो फिनिश गुड्स के ऊपर जो एड ऑन हो जाएगी तो कस्टमर में हम उसके तो पैसे नहीं देगा ना, जो हमने वेस्टेजेस उसमें ऐड कर ली, वो हम अपनी जेब से देंगे, हमारा नफा कम हो जाएगा, या फिर हम नुकसान की हालत के अंदर आ जाएंगे और उसके अंदर हम फैक्ट्री ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। इसी वजह से आप देखिए कि हजारों फैक्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों में बंद हो गई हैं। सो ये जो वेस्ट है, ये जो भी हमारी वेस्ट है, तो इट हैज अ कॉस्ट एंड दैट इज डायरेक्ट लॉस टू द कंपनी। कंपनी को डायरेक्ट उसका लॉस है, उसका नुकसान है ना उसको, कंपनी को। सो इकोनॉमिक वैल्यू क्या है वेस्ट की? प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके अंदर तो तकरीबन 10 से 35% हमारा जो एनुअल टर्नओवर है उसको हम उसमें से नॉन वैल्यू एडेड काम करते हैं, जिसका कस्टमर हमें पैसा नहीं देता, यानी हम नुकसानदेह वाली चीज करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो वायबल नहीं रहती, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता और वो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। हर टाइप की अब फैक्ट्री देख लीजिए कि हर टाइप की कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और उसी टाइप की, उसी प्रोडक्ट की, उसी प्रोसेस की फैक्ट्रियां जो है वो 1 से 2, 2 से 4 वो बढ़ती चले जा रही है। तो दोनों तरह की, तो जिन्होंने अपनी वेस्टेजेस को कंट्रोल कर लिया, कम से कम किया, वो सरवाइव करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो वेस्टेजेस पे जिसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे, हम उनको देखें, उन पर नजर रखें और उनको कम से कम उसको करें। अब अगर हम अपने क्वालिटी की इंटीग्रेशन अगर देखें हम, तो हमारे लिए कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक है क्वालिटी उस प्रोडक्ट की जिसके कस्टमर पैसे देता है, कॉस्ट है और डिलीवरी है। सो सप्लायर से जब हम लेते हैं तो फिर हम उसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी आ जाती है। सप्लायर से जब हम कुछ चीजें इनपुट लेते हैं तो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाती है और इसके बाद फिर हम उस कॉस्ट के अंदर अपना प्रॉफिट लेते हैं और सेलिंग प्राइस हमारी आ जाती है और ये सेलिंग प्राइस हम कस्टमर को चार्ज करते हैं। और उसके साथ दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्वालिटी का है। तो क्वालिटी जो बनती है वो हमारे प्रोसेस की कैपेबिलिटी से बनती है और हमारे लोगों की जो मैन बिहाइंड लगन है उनकी एफर्ट से बनती है क्वालिटी। और इससे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसके अंदर उसने टॉलरेंस लिमिट दी है, उसको हम उसको पूरा करते हैं। तो इससे हम जो है क्वालिटी को मीट आउट करते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कहा जाता है वो डिलीवरी टाइम कहा जाता है। अगर हम वक्त के ऊपर माल डिलीवर करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है, अगर हम लेट डिलीवर करते हैं तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है। और बात की लेट डिलीवरी की वजह से क्या होता है, कस्टमर किसी और सप्लायर के पास चला जाता है। सो इसके अंदर जो चीज डिपेंड करती है वो हमारे प्रोसेस की स्पीड करती है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे प्रोसेस की स्पीड वो हो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। जितनी हमारी पर डे रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट फिनिश करने की, वो पर डे होती रहे। उसके लिए अगर हमें कुछ रिसोर्सेज बढ़ानी है, जैसे मैन बढ़ाना है, मटेरियल की रिसोर्स हमें बढ़ानी है, या हमें उसके अंदर जो है वो पैसे की जरूरत है, तो हम उसको उसके हिसाब से अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। और इसके अंदर हमें जो जिस चीज का ख्याल खास रखना पड़ता है वो कस्टमर का स्केड्यूल रखना पड़ता है कि कस्टमर ने कब ये चीजें मांगी, कब वो कहता है कि ये चीजें हमें मुझे दे दी जाए।
तो हम उसको इस तरह से टारगेट रखें कि उससे पहले हमारी चीज कंप्लीट हो जाए, बहुत पहले भी ना बन के पड़ी हम ब्लॉक होता है, तब होता है डिससेटिस्फेक्शन ऑन द कस्टमर। सो हम अपना, और अगर हमें कोई जरूरत पड़ती है कि हम उसको अपने प्रोसेस को स्पीड अप करें, हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट इतनी है कि हमारी मशीनें वो पूरा नहीं कर पाती, या हमारी लेबर वो पूरा नहीं कर पाती, तो हमें लेबर बढ़ाना होगा या मशीन की कैपेसिटी बढ़ानी होगी या वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे, ताकि हमें कस्टमर को जब जो चीज देनी है वो उसको उसी वक्त पर दें और विद गुड क्वालिटी दें और कॉस्ट को कंट्रोल करके दें। तो ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस प्रोसेस के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर, क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जिसका हमें ख्याल रखना होगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, क्वालिटी के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि हम रिवर्क करते हैं, या बाज दफा इतने डिफेक्ट्स होते हैं कि हम बी के ऊपर बेचते हैं उसको माल को, हमारी जो चीज फर्ज कीजिए 100 रुपए की है तो वो 60 रुपए की बेच रहे होते हैं, या हम रिवर्क करते हैं तो हमें अगर 100 रुपए के ऊपर 10% 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा होता है तो रिवर्क के अंदर ये 10 रुपए बराबर हो जाते हैं। और अगर किसी भी चीज के ऊपर हम 2 या 3 दफा रिवर्क करते हैं तो वो फिर हमें लॉस होता है, हम अपनी जेब से वो पैसे अदा कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर जो है ये हमें क्वालिटी के अंदर डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात ये कि जो कॉस्ट है हमारी, अगर हमारी रिसोर्सेज वेस्ट हो, हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट, ये 5 हमारी रिसोर्सेज बुनियादी तौर पे, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट, ये 5 हमारी रिसोर्सेज हैं। बाकी इसकी किस्में जैसे मटेरियल है, मटेरियल के अलावा एसेसरीज हैं, पैकिंग मटेरियल है, ऑयल, लुब्रिकेंट है, टूल्स हैं, या हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, या हमारा बिजली, गैस, पानी है, तो ये सारा मटेरियल की इनपुट के अंदर आ जाएगा, मटेरियल के रिसोर्स में आ जाएगा। तो हम इसमें से अगर कोई रिसोर्स, कुछ रिसोर्स या कई रिसोर्सेज ज़ाय करते हैं, जिनपे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और हमें नुकसान के अंदर देना पड़ता है, या हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो हमें नहीं मिलता, तो हम उसके अंदर वो नुकसान के अंदर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद डिलीवरी जो हमारी डिस्टर्ब होती है वो बेसिकली डिलेस की वजह से होती है। किसी स्टेज पे भी डिले हो गया, रॉ मटेरियल मंगाने में देर कर दी तो भी प्रॉब्लम आएगा। दूसरी एसेसरीज के हिसाब से या पैकिंग मटेरियल के हिसाब से या ऑयल, लुब्रिकेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के बारे के लिए हमने देर कर दी, या बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में देर कर दी, या प्रोसेस के अंदर हमारे कोई ब्रेकडाउन हो गया और उसकी वजह से चीज जो है वो लेट हो गई, तो हमारी जो डिलीवरीज हैं वो डिले होंगी। तो हमें इसके अंदर डिफेक्ट्स पे भी कंट्रोल करना है, हमें रिसोर्सेस को की वेस्टेज पे भी कंट्रोल करना और डिलेज पे भी कंट्रोल करना। इससे क्या होगा, हमारा कस्टमर भी हमसे सेटिस्फाई होगा और हमें कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगी अपने कंपटीटर के साथ, हम उसमें बेहतर होंगे और लॉन्ग टर्म हमें कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगी अगर हम इसके ऊपर नजर रखें। अब हम आते हैं कि जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है हमारा इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव का, वो क्या है। इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव के अंदर, क्वालिटी के अंदर हमारा जो इनिशिएटिव है वो ये होना चाहिए कि डिफेक्ट्स को रिड्यूस करें। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अंदर हमें वेस्ट को कंट्रोल करना होगा, जितनी भी हमारी रिसोर्सेज की वेस्टेजेस हैं उनको कंट्रोल करना होगा। और डिलीवरी के अंदर हमें जो है वो डिलेस को रिड्यूस करना होगा, डिलेस को कंट्रोल करना होगा, हमें जो हमारा शिपमेंट टाइम है उसको हमें अचीव करना होगा। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमें कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, अपने कंपटीटर से हम बेहतर पोजीशन पे होंगे और कंपिटिटिव एडवांटेज होंगे। आज जो लोग सरवाइव कर रहे हैं वो जनरली इसी वजह से सरवाइव कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रीज में भी कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री में भी, कि उन्होंने इन चीजों को कंट्रोल में रखा हुआ है और वो इसको मजीद अगर कंट्रोल की गुंजाइश है, मजीद कंट्रोल करेंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो इससे क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बेहतर हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है। असल ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो वो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, डिफेक्ट्स को कम करें, कॉस्ट को कम करें और हमारे डिलेज जो हैं उसको
उसको रिड्यूस करें। हम इन चीजों को कम करेंगे तो हम हमारे को कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी और उससे हमें फायदा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि कोई बिजनेस भी जो है वो प्रॉफिट के लिए होता है। So no business can run without profit. Profit for a business is like blood in the human body. उसके बगैर वो चल नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। तो जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उसके अंदर उसका बड़ा रीजन यही है कि उन्होंने इन चीजों को इग्नोर किया और उसके बाद वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब हम देखें जो प्रॉफिट का हमारा सिलसिला है वो क्या है। पुराना तरीका क्या था कि प्राइस जो है वो ये होती थी कि हमारे को ये कॉस्ट आई और इसमें हमने प्रॉफिट लेना, हमने 10% लेना है तो 110, 100 कॉस्ट आ रही है तो 110 की चीज बेचेंगे, 20% लेना है तो 120 की हम वो चीज बेचेंगे। तो पुराना तरीकाकार जो था वो प्राइस का ये था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और उससे पहले ये चीज चलती थी, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव पीरियड के अंदर ये चीज नहीं चलती। सो अब हम क्या इसके अंदर क्या है कि हमने जो भी कॉस्ट आई है उसके अंदर हमने प्रॉफिट लिया और अगर ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो हम फिर उसको जो है वो अपनी प्राइस को बढ़ा देते थे। हमारी जो कॉस्ट थी उसके अंदर वो हमारी कांस्टेंट रहती थी। जनरली कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है, हाँ पीरियडिकली बढ़ती है, लेकिन जनरली कॉस्ट वो होती है। अगर हम इसके अंदर जो प्रॉफिट लेना है, अगर हमें 10% प्रॉफिट लेना है तो हमारी प्राइस सेल प्राइस ये होगी, और अगर हमें 20% हमें वो लेना है तो हम बड़े प्रॉफिट के लिए क्या करते थे कि हम उसके अंदर अपनी प्राइस को और बढ़ा देते थे। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अब हमारे हाथ में ये चीज नहीं है, ये जो प्राइस है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कस्टमर और मार्केट तय करती है प्रॉफिट प्राइस को। और अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो हमें अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो ज्यादा हमें कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो आज की पोजीशन ये है कि प्राइस में से कॉस्ट लेस हो जाती है तो ये हमारा प्रॉफिट है। मार्केट एक प्राइस देती है आपको क्योंकि कंपटीशन है, उस कंपिटिटिव रीजन की वजह से, कंपटीशन की वजह से क्या है कि मार्केट एक हर चीज की एक प्राइस तय करती है कि ये चीज इतनी प्राइस के ऊपर बिकेगी। अब इसमें जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो माइनस हो जाएगी, बाकी प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा लेना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे जब भी प्रॉफिट होगा ना। तो अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मार्केट की सेल्स प्राइस जो है वो आपकी कांस्टेंट है, बल्कि कस्टमर का प्रेशर जो होता है, वो मार्केट के जो प्रेशर्स होते हैं वो ये होता है कि आप अपनी प्राइस को मजीद कम करें। तो अगर आप अपनी कॉस्ट को कम नहीं करते तो एक वक्त ऐसी आएगी कि जब आप अपनी प्राइस को कम करते रहेंगे तो आप जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी ना। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी ये कॉस्ट आ रही है, तो वो अगर 10% पे काम करता है और कंपटीशन होता है और उसके अंदर उसको 8% अगर उसको वो मिलता है तो, या 5% मिलता है, तो मे भी हो सकता है वो ये काम ना कर सके। लेकिन आपने अगर कॉस्ट कम कर ली तो आपको एक कंपिटिटिव एडवांटेज मिल गया और आप अपनी प्राइस में से कुछ जो है आप उसको रिड्यूस कर सकेंगे, अपनी प्राइस को रिड्यूस कर सकेंगे, उसमें आपको कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी और आप जो है लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहेंगे। आप देखिए जापान की इंडस्ट्री बहुत सारी ऐसी है कि जो पिछले 40-50 साल तक मार्केट के अंदर है, खासतौर पे उसकी ऑटो इंडस्ट्री। तो वजह क्या है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट को लॉन्ग रन के अंदर कम से कम रखा हुआ है और उसके हिसाब से वो जो है अभी भी कंपिटिटिव एडवांटेज है उनके